किसी भी कहानी को समझने से पहले हमें जानना पड़ता है कि उसकी शुरुआत कहाँ से हुई। बीच में से कुछ सुन लोगे तो हो सकता है तुम्हें कुछ घटनाएं समझ आ जाएं, पर वो मज़ा नहीं आएगा जो किसी बुक का चैप्टर 1 पढ़ने में आता है। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. सभी फिजिसिस्ट कर्जदार हैं अपनी साइंस को, जिसके बीते हुए कल ने उन्हें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ नॉलेज थी, और इसी हिस्ट्री में सही दृष्टिकोण की चाह ने कर दिया फिजिक्स का डेवलपमेंट, और हमें वो फिजिक्स थी जो आगे जाकर कहलाई मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स को हम आज जिस तरह से देखते हैं, उसके लिए आपको समझना चाहिए उस नेचुरल फिलॉसफी की प्रगति को, उसके एवोल्यूशन को, जो कि धीरे धीरे हुआ ओवर दी सेंचुरीज। तो आइए जानते हैं उन लोगों के बारे में जिनके संघर्ष ने हमारा सब्जेक्ट बनाया, जिन्होंने फिजिक्स को पहचान दी। तो ये बात है कुछ 640 BC की। ये दुनिया कब से चली आ रही है। फिर एक दिन जन्म होता है जीसस क्राइस्ट का, और ये दुनिया उनके जन्म के बाद भी चलती जा रही है। मैं बात कर रही हूँ उस टाइम के जब थेल्स ऑफ मिलेटस हुआ करते थे। सो वी बिगिन आवर स्टोरी विद द ग्रीक्स। तो जो ग्रीक्स के कॉन्ट्रीब्यूशंस थे नेचुरल साइंसेज में, दे वर फार लेस देन देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस इन मैथ्स, लिटरेचर, आर्ट एंड मेटाफिजिक्स। हालांकि जो उनकी फिलॉसफीज थी कंसर्निंग नेचुरल फिनोमिना, वो काफ़ी धुंधली और अस्पष्ट थीं। इसके बावजूद भी AD 1400 तक जितना भी हम फिज़िक्स के बारे में जान पाए, उसका काफ़ी कंट्रीब्यूशन ग्रीक्स की तरफ से ही रहा है। हम ग्रीक्स की राइटिंग्स में कुछ ऐसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स जैसे कि कंजर्वेशन ऑफ मैटर, इनर्शिया, एटॉमिक थ्योरी, फाइनाइट वेलोसिटी ऑफ लाइट, इनका बीज हम ग्रीक्स की राइटिंग्स में ढूंढ सकते हैं। तो मैं बात कर रही थी थेल्स ऑफ मिलेटस की। अच्छा, तो एक ग्रीक फिलोसोफर और पॉलीमैथ समझते हो? मतलब उनकी नॉलेज फैली हुई थी ओवर अ लार्ज नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, एक ही सब्जेक्ट तक सीमित नहीं थे। तो एरिस्टोटल जो हैं ग्रीक फिलोसोफर, उनका जन्म हालांकि बाद में हुआ, काफ़ी साल बाद में हुआ, लेकिन ये थेल्स ऑफ मिलेटस के बारे में बताते हैं कि वे अट्रैक्टिव पावर ऑफ मैग्नेट्स एंड ऑफ रब्ड एम्बर से परिचित थे। अच्छा, मैग्नेट्स के बारे में तो आप लोग सब जानते ही होंगे, केले भी होंगे, लेकिन एम्बर क्या है? ये एक अमॉर्फस सॉलिड है जो कि यूज़ किया जाता है ज्वेलरी में, और पुराने टाइम में यूज़ किया जाता था इन फॉर्म ऑफ मेडिसिन। थेल्स ऑफ मिलेटस जानते थे कि व्हेन एम्बर इज रब्ड विद वूल एंड इफ एम्बर इज देन प्लेस्ड नियर सम स्ट्रॉज, एम्बर विल अट्रैक्ट देम। हालांकि आप लोगों को भी पता होगा कि ये कैसे होता है। तो whenever you rub two bodies against each other, अब in this case amber is rubbed with wool, so what happens is that there is a transfer of charge, transfer of electrons from one body to the other. So as a result of this, one of the bodies acquires a net positive charge and the other acquires a net negative charge. Now if this charged body एम्बर है, सपोज वो रब करने के बाद मान लेते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गई। When this electrically charged amber is brought near the straws, which are electrically neutral, what happens is the orientation of charges within neutral straws occur in such a way कि जो positive charge है that is repelled by the positive charge, तो वो पीछे की तरफ चला जाएगा, और surface पे near the amber there will be concentration of negative charge, and you know opposite charges attract each other, तो उस वजह से amber is able to attract the straws, and this is possible due to static electricity. अच्छा, एक और चीज़ जो एरिस्टोटल ने थेल्स ऑफ मिलेटस के बारे में कही कि अर्थ was cylindrical in shape and rested on water. अच्छा, तो थेल्स ऑफ मिलेटस के बाद आते हैं पाइथागोरस, अगेन अ ग्रीक फिलोसोफर एंड द फाउंडर ऑफ पाइथागोरियन स्कूल। तो इनके अकॉर्डिंग अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप। हालांकि इसका बेसिस क्या था वो क्लियर नहीं है। हो सकता है कि बिकॉज द स्फीयर इज परफेक्ट ऑफ ऑल द फिगर्स, उन्होंने ऐसा कहा हो। Pythagoras believed that the entire universe was spherical in shape, with the earth at its center.
And the sun, stars and planets, they move in independent circles around the earth as a center. फिर आते हैं एनेक्सागोरस। तो इनके बारे में हमें बताते हैं प्लेटो, जिनका जन्म इनके बाद हुआ था। जैसे एरिस्टोटल ने थेल्स ऑफ मिलिटस के बारे में बात की थी, प्लेटो के अकॉर्डिंग एनेक्सागोरस ने अपनी संपत्ति की परवाह नहीं की इन ऑर्डर टू डिवोट हिमसेल्फ टू साइंस। एनेक्सागोरस इज क्रेडिटेड विद द व्यू कि मून की खुद की कोई लाइट नहीं है, मून खुद से शाइन नहीं करता। इनफैक्ट सूरज प्लेस करता है ब्राइटनेस इन द मून एंड मून इज एक्लिप्स्ड, कि चंद्र ग्रहण जो लगता है वो क्यों होता है, क्योंकि पृथ्वी सूर्य और चांद के बीच में आ जाती है। अच्छा, तो यहाँ से एक चीज़ पूछती हूँ, आपने कभी टोटल ल्यूनर एक्लिप्स देखा है? सूर्य, धरती और मून एक ही स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं और पृथ्वी ब्लॉक कर लेता है सारी सनलाइट, और अर्थ मून से साइज में बहुत बड़ा है लेकिन चांद की अपनी कोई रोशनी ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि अगर सूरज की रोशनी नहीं पहुंच रही तो हमें तो चांद उस दिन दिखना ही नहीं चाहिए। सारी की सारी धरती की परछाई पड़ गई तो हमें तो चांद का रंग ही नहीं दिखना चाहिए। बट टोटल ल्यूनर एक्लिप्स को तो ब्लड मून भी कहा जाता है, क्योंकि उस दिन मून लाल रंग का दिखता है। तो कहाँ हम काला सोच रहे थे, ये तो लाल निकला। तो ये क्यों होता है? दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ द रेले स्कैटरिंग। तो उसमें क्या होता है कि जब सूरज की रोशनी धरती पे पड़ती है तो धरती के अराउंड उसका एक एटमॉस्फेयर भी है। तो अर्थ की एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट छोटे छोटे पार्टिकल्स सूरज की रोशनी को स्कैटर कर रहे हैं। एंड अकॉर्डिंग टू रेले स्कैटरिंग लॉ, the amount of scattering of a light is inversely proportional to the fourth power of the wavelength. तो जिस कलर की वेवलेंथ कम, उसकी स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होगी, और जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी उसकी स्कैटरिंग मिनिमम होगी। तो रेड की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है, विद ग्योर होता है तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, इन कलर्स की वेवलेंथ छोटी होती है। तो होता क्या है, जो अर्थ की एटमॉस्फेयर है उसके जो पार्टिकल्स हैं ये ब्लू कलर की लाइट को स्कैटर कर देते हैं पहले ही। तो ब्लू कलर की लाइट स्कैटर हो जाती है ज़्यादा, और रेड और ऑरेंज कलर्स की स्कैटरिंग मिनिमम होती है। दिस रेड लाइट बेंड्स थ्रू द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, आल्सो नोन एज रिफ्रैक्शन, एंड शाइन्स ऑन द मून, जिसकी वजह से जो सूरज की रोशनी चांद पे पड़ती है वो लाल या ऑरेंजिश कलर की होती है, जिसके कारण हमें धरती से मून लाल रंग का दिखता है। सो टोटल ल्यूनर एक्लिप्स ऑलवेज हैपन्स ड्यूरिंग अ फुल मून। तो भी देखना, और उनके अकॉर्डिंग सूर्य ग्रहण तब लगता है जब चांद धरती और सूर्य के बीच में आ जाता है, जिस पोजीशन पे न्यू मून होता है। अमावस्या को होता है तो उस टाइम क्या होता है कि द साइड ऑफ द मून फेसिंग द सन, क्योंकि मून अर्थ और सन के बीच में है, वो उस पर लाइट फॉल कर रही है, लेकिन एज व्यूड फ्रॉम द अर्थ, जो कि हम देख पा रहे हैं, उस चांद पे कोई लाइट नहीं फॉल कर रही, क्योंकि उस समय सूरज, चांद, धरती, इन सब को भगवान का ही रूप माना जाता था, उनको डिवाइन समझा जाता था। एनेक्सागोरस को दोषी माना गया नास्तिकता फैलाने का, और क्योंकि उन्होंने पढ़ाने की कोशिश करी कि सूर्य एक रेड हॉट स्टोन है और चांद मात्र एक भूमि है, इस सिद्धांत को धारण करने की वजह से उन्हें पनिशमेंट स्वरूप एथेंस से दूर भेज दिया गया। He was banished from Athens. एनेक्सागोरस ने एटॉमिक हाइपोथेसिस का बीज बोया, जो कि डेमोक्रिटस, जो कि उनकी भी अगली जनरेशन के थे, उन्होंने फाइनली दिया। एनेक्सागोरस ने अस्वीकार किया अर्लियर ग्रीक्स का तर्क, जो कि क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ मैटर को लेकर था। He taught कि जो मैटर में चेंजेस होते हैं, they are due to the combination and separation of small invisible particles which he called spermata। और उनका ये मानना था कि ये जो स्मॉल एंड इनविजिबल स्पर्मटा हैं, ये ना तो चेंज हो सकते हैं और ये अविनाशी हैं, इंडिस्ट्रक्टिबल हैं, लेकिन ये एक दूसरे से अलग हैं इन फॉर्म, कलर एंड टेस्ट। उनके इसी सिद्धांत ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर का पूर्वाभास करवाया। अब बात करते हैं एम्पेडोक्लीस की, जो कि एक ग्रीक फिलोसोफर थे, जिन्होंने कहा कि एलिमेंट्स 4 ही हैं, अर्थ, वाटर, एयर एंड फायर।
और इन्हीं के कॉम्बिनेशन और सेपरेशन से बाकी सब कुछ इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। उन्होंने ये भी बताया कि लाइट इज ड्यू टू इमिशन ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स बाय द ल्यूमिनस और विजिबल बॉडी, जो कि हमारी आंख में प्रवेश करते हैं और हमारी आंख से उस बॉडी की तरफ भेज दिए जाते हैं, और ये जो दो स्ट्रीम्स हैं यही हमें फॉर्म या कलर देती है। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, ये फिर से आ गए हैं, एम्पेडोक्लीस मानते थे कि लाइट कुछ समय लेती है टू ट्रैवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, और इस आइडिया को एरिस्टोटल ने यह कहकर अस्वीकार किया कि भले ही प्रकाश की गति हो सकता है हमारी नज़रों से बच निकले कुछ दूरी तक, लेकिन ये दूरी इतनी मान ली जाए कि इसका एक सिरा ईस्ट है और दूसरा वेस्ट, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, अब आते हैं डेमोक्रिटस। इन्होंने एनाक्सागोरस के एटॉमिक हाइपोथेसिस को और डेफिनेट फॉर्म दी, यह कह के कि यूनिवर्स कंसिस्ट्स ऑफ एम्प्टी स्पेस एंड एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ इनडिविजिबल एंड इनविजिबल पार्टिकल्स, जो कि एक दूसरे से अलग हैं इन फॉर्म, पोजिशन एंड अरेंजमेंट। और अपने हाइपोथेसिस की सपोर्ट में डेमोक्रिटस ने आर्ग्यू किया कि क्रिएशन ऑफ मैटर इज इम्पॉसिबल बिकॉज कुछ नहीं आ सकता कुछ नहीं से, जहाँ कुछ है ही नहीं वहाँ से कुछ कैसे आ सकता है। फर्दर जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है उसकी एग्जिस्टेंस कोई रोक नहीं सकता। एरिस्टोटल ने इस पर अपना आर्ग्यूमेंट रखा और कहा कि यदि कोई एक चीज़ जो कॉन्स्टेंटली डिसअपियर होती जा रही है, तो उस एक चीज़ की वजह से प्रकृति में जो कुछ भी था वो सब कुछ लुप्त क्यों नहीं हो गया, वो सब कुछ डिसअपियर क्यों नहीं हो गया, क्योंकि वो तो बहुत टाइम से यूज़ होता आ रहा है। तो उनके मुताबिक ये तभी होगा कि अगर कोई मैटर डिस्ट्रॉय हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो क्रिएट भी हो रहा है। सो एरिस्टोटल रिजेक्टेड एटॉमिक हाइपोथेसिस। अब बात करते हैं एरिस्टोटल की, जो शुरुआत से हमारी कहानी के बीच में आने की कोशिश कर रहे हैं। एरिस्टोटल एक ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो के शिष्य थे और एरिस्टोटल ने बहुत कंट्रीब्यूट किया टू ऑल ब्रांचेस ऑफ नॉलेज, बी इट लॉजिक, रिटोरिक, एथिक्स, मेटाफिजिक्स, नेचुरल साइंस, जिन सब को छानना मुश्किल है कि इनमें से क्या सार्थक माना जाए, क्या मीनिंगफुल माना जाए। टू बी कॉल्ड एज अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स, इतना कुछ लिए बैठे हैं। परहैप्स उनका इतने विषयों में स्टडी करना, इतनी जानकारी प्राप्त करना एक उनका वर्चस्व बन गया था ओवर मेनी सेंचुरीज। उनकी इंटेलेक्चुअल ब्रिलियंस का, उनकी अचीवमेंट्स का बहुत प्रभाव था। फिज़िक्स के साथ साथ बाकी जगह जहाँ उन्होंने कंट्रीब्यूट किया उन सब में जो उनके बिलीव्स थे उनको लोग मानते थे, उनका वर्चस्व बहुत था। चाहे गलत हो बट आपने कहा है तो सही है, मतलब तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे। यदि हम आज की 21वीं सदी की सहूलियत के हिसाब से देखें तो नॉट इवन अ लिटिल ऑफ हिज रीजनिंग, कुछ भी गपशप या अनाप शनाप नहीं लगता है। एरिस्टोटल अक्सर ऑब्जर्व फैक्ट्स को अपनी सपोर्ट में लाते थे, अपने स्टेटमेंट और विचारों को सही ठहराने के लिए। फॉर इंस्टेंस उन्होंने अपनी एक बुक डिसाइलो नाम की एक बुक में उन्होंने लिखा, उन्होंने अर्थ के स्फेरिकल होने का प्रमाण मात्र एक कथन में रखा कि यदि पृथ्वी स्फेरिकल नहीं है तो हमें एक्लिप्सेस ऑफ मून के जो सेगमेंट्स दिखते हैं ये ऐसे क्यों दिखते हैं, क्योंकि धरती के बीच में आने से ही ल्यूनर एक्लिप्स होता है। तो ये जो आकार है दैट इज जो अर्थ की शैडो मून पे पड़ रही है वो पृथ्वी की फॉर्म या आकार डिसाइड करेगी, जो यदि स्फेरिकल है तभी ये ऐसी दिखती है। उन्होंने ये भी कहा कि तारों की ऊंचाई में जो चेंज प्रतीत होता है यदि हम नॉर्थ या साउथ ट्रैवल करें, उसका कंक्लूजन उन्होंने निकाला कि अर्थ ना सिर्फ सर्कुलर है बल्कि ये सर्कल बहुत बड़े साइज का भी नहीं है। तो एरिस्टोटल प्लेसेस ग्रेट एम्फेसिस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ फैक्ट्स इन कनेक्शन विद द साइंटिफिक डेवलपमेंट। उनके अकॉर्डिंग लैक ऑफ एक्सपीरियंस हमारे ब्रॉड दृष्टिकोण की शक्ति को कम कर देता है। तो जो समय बिताते हैं, ध्यान देते हैं ध्यान से प्रकृति, नेचर से एसोसिएट करते हैं खुद को, ऑब्जर्व करते हैं जो नेचर में हो रहा है, नेचुरल फिनोमेना को ऑब्जर्व करते हैं, वो लोग ज़्यादा ग्रो करते हैं और ज़्यादा सक्षम होते हैं प्रिंसिपल्स फॉर्मुलेट करने में
और ये प्रिंसिपल्स उनकी उन थियोरीज की नींव है जो स्वीकार की जाती हैं ब्रॉडर और स्पष्ट रूप में साइंस की प्रगति के लिए। वाइल वो लोग जो सिर्फ डिस्कशन में बिलीव करते हैं वो अनऑब्जर्वेंट हो जाते हैं फैक्ट्स से और बिना तर्क के बात करते हैं, और वो बातें बेस्ड होती हैं upon a few observations only. Now this is surely a good doctrine for 21st century scientists as well. एरिस्टोटल के दो और सिद्धांत मेंशन करती हूँ। पहला, उनके मुताबिक a heavy object would fall with a greater velocity from the same height than a lighter object. ये बात उन्होंने कुछ ऐसे रखी कि हम देखते हैं कि एक बॉडी दूसरी बॉडी से तेज कब चलती है। पहला कि अगर दोनों बॉडीज एकदम सेम है तो डिफरेंस आता है इन द मीडियम थ्रू विच दे मूव, कि किस मीडियम में वो चलते हैं, वेदर दैट मीडियम इज वाटर, एयर और अर्थ, उस पर डिपेंड करेगा। और सेकंड उन्होंने क्या कहा कि अगर मीडियम सेम है कि जिसके थ्रू वो चल रहे हैं वो अगर सेम है तो बाकी का डिपेंड करेगा कि उनमें से कौन ज़्यादा भारी है और कौन ज़्यादा हल्का। और जितना ये मीडियम निराकार है, द मीडियम जितना वो मैटर से कंपोज नहीं हुआ है, जितना ही ये मीडियम लेस रेजिस्टेंट है, इट इज़ नॉट कंपोज्ड ऑफ मैटर, और जितना ही उस मीडियम का फास्ट डिवीजन हो सकता है, द फास्टर विल बी द मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। एरिस्टोटल के दूसरे सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। ये बात है रिगार्डिंग अर्थ, सन एंड प्लैनेट्स, उनकी बुक डिसाइलो में। ही सेज दैट अर्थ डज नॉट मूव एंड लाइज एट द सेंटर। ही सपोज्ड दैट द सन, stars and the other planets, they revolve around the earth in concentric circles with earth as the center. इस थ्योरी को हम जियोसेंट्रिक थ्योरी भी कहते हैं, जिसमें माना जाता है कि अर्थ एक कॉमन सेंटर है और बाकी सब उसके अराउंड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में मूव कर रहा है। अब बात करते हैं एरिस्टार्कस की। उन्होंने वही कॉस्मोगनी जो कि एक ब्रांच ऑफ साइंस है जो डील करती है रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, स्पेशली द सोलर सिस्टम, जो कि आइडेंटिकल है विद दैट प्रपोज्ड बाय कोपर्निकस नियरली 2000 ईयर्स लेटर। जो चीज़ कोपर्निकस ने 2000 साल बाद कही थी वो एरिस्टार्कस ने पहले ही बोली थी, लेकिन आर्किमिडीज बताते हैं ये वो हैं जिनका जन्म इनके बाद हुआ, जैसे एरिस्टोटल हर एक केस में बताते हैं। आर्किमिडीज बताते हैं कि एरिस्टार्कस ने हाइपोथेसिस दिया कि द फिक्स्ड स्टार्स एंड द सन रिमेन अनमूव्ड एंड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल विद द सन लाइंग इन द मिडल ऑफ द ऑर्बिट। और ये जो फिक्स्ड स्टार्स जो कि हर तरफ हैं, उनका घेरा है, जो इनका स्फीयर है, जो कि बहुत बड़ा है कंपेयर्ड विद द सर्कल इन विच द अर्थ रिवॉल्व्स। तो तारे बहुत ही ज़्यादा दूर हैं, ये भी उन्होंने बताया। लेकिन जैसे मैंने बताया कि एरिस्टोटल की प्रतिष्ठा, उनकी प्रेस्टीज इतनी बड़ी थी कि जो जियोसेंट्रिक हाइपोथेसिस एरिस्टोटल कहते थे कि अर्थ के अराउंड सब कुछ घूमता है, वो एंशिएंट माइंड्स को कंप्लीटली सेटिस्फैक्ट्री था। और जो हीलियोसेंट्रिक थ्योरी है जो कि एरिस्टार्कस ने दी, वो एरिस्टोटल की प्रतिष्ठा के कारण ये सच 2000 साल तक लोगों के सामने नहीं आ सका। अब हम बात करते हैं आर्किमिडीज के बारे में। He was a man with great ability in mathematics as well as a practical engineer. He invented the endless screw, the water screw, a pulley block and the burning mirror. He was the founder of statics. और उन्होंने अपना फेमस प्रिंसिपल दिया कि अगर हम भारी ऑब्जेक्ट को किसी फ्लूइड में प्लेस करेंगे तो वो नीचे की तरफ उतर जाएगा, तो वो नीचे की तरफ चला जाएगा। और अगर हम किसी सॉलिड को वे करेंगे हवा में, अगर उस सॉलिड को वे करेंगे फ्लूइड में, तो जो उसका ट्रू वेट है हवा में, तो अगर हम उस ऑब्जेक्ट को कम्प्लीटली इमर्स करके फ्लूइड में उसका वेट निकालेंगे तो वो उतना ही कम आएगा जितना वेट का वो वाटर डिस्प्लेस करता है। Such that the addition of the weight of the object in that fluid plus the weight of the fluid displaced by that object is equal to the true weight of that object, जो कि आपने उस fluid से बाहर जब वो object था तब measure किया था। आर्किमिडीज और कोपर्निकस के बीच में 17 सेंचुरीज हैं और आपको लग रहा होगा कि कोई significant moment of development in 17 centuries में नहीं रहा। Now during ancient times,
Ptolemy of Alexandria, who was a mathematician, geographer, music theorist and astrologer. उन्होंने ऑप्टिक्स पे काम किया और अपनी नॉलेज एक बुक में इकट्ठा की जिसमें उन्होंने रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर्स के बारे में डिस्कस किया, प्लेन, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स। पर उन्होंने पर्टिकुलरली रिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंटली भी स्टडी किया। उन्होंने डिग्रीज में दिया द रिलेटिव वैल्यूज ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर एयर वाटर, एयर ग्लास एंड वाटर ग्लास surfaces, and he described an apparatus by which he determined these quantities. और उन्होंने कहा कि for a given interface, the angle of incidence is proportional to the angle of refraction. उन्होंने ये भी कहा कि रिफ्रैक्शन अफेक्ट करती है apparent position of the stars. स्टार्स की एक्चुअल पोजीशन और हमें धरती से वो किस जगह पर दिखते हैं उसमें थोड़ा फर्क होता है, एंड इट इज़ ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उन्होंने एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी दी रिगार्डिंग द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द अर्थ, अगेन जियोसेंट्रिक, प्लैनेट्स की एपरेंट पोजीशन अमंग द स्टार्स एक्सप्लेन करने के लिए। टॉलेमी से अरेबियन अलहज़न तक 9 सेंचुरीज का पीरियड है जिसमें देयर वाज अ स्टैग्नेशन इन ऑलमोस्ट ऑल इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स। अलहज़न एक अरब मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर और फिजिसिस्ट थे। 8th सेंचुरी के अराउंड अरब्स ने केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी कल्टीवेट करना शुरू किया बाय ट्रांसलेटिंग ग्रीक वर्क इनटू देयर ओन अरेबिक लैंग्वेज, और उसके साथ ही उन्होंने अपने ओरिजिनल कॉन्ट्रीब्यूशंस भी दिए। अबाउट द ईयर AD 1000 अलहज़न ने अपना ऑप्टिक्स पे जो काम किया था उसको प्रोड्यूस किया इन द फॉर्म ऑफ 7 बुक्स। ये सभी बुक्स एक सीरीज में थी। इनमें उन्होंने डिस्कस किया ऑप्टिकल सिस्टम ऑफ द आई, द लॉज ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स, जिसमें उन्होंने बोथ स्फेरिकल एज वेल एज सिलेंड्रिकल मिरर्स के बारे में डिस्कस किया। Spherical mirror is a part of a sphere and a cylindrical mirror is a part of a cylinder, as you can see. In a concave mirror, the reflecting surface, जहाँ से reflection होता है, that is curved inwards and the non-reflecting surface is curved outwards. And in case of convex mirrors, both spherical and cylindrical, the outer curved side वो आपकी reflecting side है and the inner curve forms the non-reflecting surface. साथ ही he carried the subject of refraction a little further by adding that कि ये जो angle of incidence and angle of refraction में proportionality है, that holds only for small angles. Now during the next 500 years, relatively few advances in physics were made. Roger Bacon, who was an English philosopher, scientist and Franciscan monk, taught that in order to learn about the secrets of nature, we must first observe. He believed in mathematics and deductive science, but उनको ये चीज़ क्लियर हो गई थी कि जो scientific conclusions हैं which are based on the observed phenomena as well as tested by the experiment, only such scientific conclusions can result in some useful knowledge. About the same time, Pythagoras Pythagoras recognized that magnetic poles are of two types. Like poles repel each other and unlike poles attract each other. अब आते हैं लियोनार्डो दा विंची। ही वॉज एन इटालियन पेंटर, आर्किटेक्ट, स्कल्प्टर, इंजीनियर एंड फिलोसोफर, जिनको साइंटिस्ट के रूप में रिसेंटली ही अप्रिशिएट किया गया है। क्योंकि उनके वर्क्स मैन्यूस्क्रिप्ट फॉर्म में ही रह गए तो उनका इन्फ्लुएंस ऑन अर्ली साइंस कंपैरेटिवली इनसिग्निफिकेंट रहा। एक्सपेरिमेंट करने की कितनी इम्पोर्टेंस है वो उनके इस स्टेटमेंट में क्लियर होती है, जिसमें उन्होंने कहा कि बिफोर मेकिंग अ केस अ जनरल रूल, टेस्ट इट बाय एक्सपेरिमेंट 2 or 3 times एंड सी इफ द एक्सपेरिमेंट प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट। इसका मतलब उन्होंने एक्सपेरिमेंट की इम्पोर्टेंस तो समझी ही, साथ ही रिपीटेबिलिटी को भी इम्पॉर्टेंट कहा, जिसमें अगर हम एक एक्सपेरिमेंट बार बार कर रहे हैं तो रिजल्ट हर एक्सपेरिमेंट के बार बार सेम आ रहे हैं या नहीं, दैट इज़ रिपीटेबिलिटी। उनके आइडियाज़ रिगार्डिंग फोर्स, एक्सेलरेशन, लॉज ऑफ मोशन एंड इनर्शिया क्वालिटेटिवली करेक्ट थे। टॉलेमी की थ्योरी को रिजेक्ट करते हुए उन्होंने कहा कि सन डज नॉट मूव एट ऑल। ऐसा कहने पर ना तो उन्हें सताया गया और ना ही जला दिया गया, जैसा कि करीब 100 साल बाद ब्रूनो के साथ हुआ, जिन्हें अपने रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ के कारण और बिल्कुल अलग ओपिनियन उस टाइम पर रखना जो वहाँ का समाज एक्सेप्ट नहीं करता था, उनको ब्रूनो की तरह जलाकर मारा नहीं गया, क्योंकि
क्योंकि ना तो वो कोई एकेडमिक पोजीशन होल्ड करते थे, ना ही पढ़ाते थे और ना ही कोई पेपर पब्लिश करते थे, जिसकी वजह से उनकी डॉक्ट्राइन्स को, उनके सिद्धांतों को पब्लिसिटी भी कम मिली, जिसकी वजह से उनका वो हाल नहीं हुआ जो ब्रूनो का हुआ अ सेंचुरी लेटर। ब्रूनो एक इटालियन फिलोसोफर, मैथमेटिशियन, पोएट और कॉस्मोलॉजिकल थियोरिस्ट थे। बहुत से हिस्टोरियंस मानते हैं कि उनकी डेथ का रीज़न उनके ओपिनियंस थे जो कि ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन रिलीजन के विरुद्ध थे। बट मोस्ट हिस्टोरियंस ऑल्सो बिलीव दैट द मेन रीज़न ऑफ हिज डेथ वॉज हिज कॉस्मोलॉजिकल व्यूज़। फाइनली 16th सेंचुरी में फिजिक्स की फील्ड में इंटेंस इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी अपने पूरे जोरों शोरों पर महसूस होने लगी, जिसे हम रेनेसेंस कहते हैं। देन केम सच मेन एज कोपर्निकस, टाइको ब्राहे, केपलर, गैलीलियो एंड न्यूटन, जिन्होंने अपने कंटेम्प्रेरीज एंड कलीग्स के साथ मात्र 100 सालों में एरिस्टोटल ने जो इतने सालों में जादू कर रखा था उसको ख़त्म किया और मॉडर्न एक्सपेरिमेंटल साइंस की शुरुआत की। फाइनली हीलियोसेंट्रिक थ्योरी को मान्यता मिली और कोपर्निकस के काम को द बिगनिंग ऑफ न्यू एरा इन साइंटिफिक थॉट कहा जा सकता है। बट हैड इट नॉट बीन द अदर डिस्कवरीज coming immediately after Copernicus, such as telescope, Kepler's laws, Galileo's famous experiment on falling bodies, and many others, it is quite possible कि Copernicus के भाग्य में वही सब आता जो Aristarchus के आया था centuries earlier। तो birth of the Copernican theory close करता है वो period in the history of physics जिसका main characteristic था the absence of systematic experiment to test the correctness of their theories that they proposed during that time. Copernicus spent most of his life by performing religious duties in church. Copernicus के according अगर सभी मान लेते हैं कि अर्थ एक planet है बाकी सब planets की तरह और सभी planets sun के around revolve करते हैं in their respective circles, तो philosophy और maths दोनों ही सुलझ जाएंगे, सिंप्लीफाई हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे। सीजन्स क्यों होते हैं, अपरेंट रेट्रोग्रेड ऑफ प्लैनेट्स क्यों होता है, ग्रह उल्टी चाल चलते क्यों दिखाई देते हैं, अब इसमें राहु केतु मत सोच लेना। अपरेंट रेट्रोग्रेड मोशन एट टाइम्स ऑफ द प्लैनेट्स मतलब कि व्हेन अ प्लैनेट इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम अर्थ इट अपीयर्स एज इफ इट हैज़ रिवर्स्ड इट्स डायरेक्शन। This happens due to an optical illusion by differences in orbits, जिसके बारे में हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। उन्होंने बताया कि rotation of the earth causes the apparent daily motion of the sun, the stars and the moon, और उन्होंने ये भी बताया कि ये stars बहुत ही ज़्यादा दूर हैं so that any motion of the earth does not affect their apparent positions. He also gave the correct order of planets. सूर्य के जो सबसे पास है उससे होते होते सबसे दूर उसका करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्लैनेट्स भी उन्होंने दिया। तो भले ही कोपर्निकन सिस्टम लैग्ड क्वांटिटेटिवली, हाउएवर क्वालिटेटिवली वो करेक्ट था। उनकी तर्क संगतता ने आने वाले कुछ लोगों को सोचने के काम पर लगा दिया और गाइड किया टुवर्ड्स अ न्यू एरा इन साइंस, an era that could have come only when the truth could have the opportunity of standing alone, unaided or unhindered by the authority of 2000 years. So that was all for today. I hope you like my video. Do not forget to like, share and subscribe. You can also follow me on Instagram. I'll be back with my next video. Till that time, do not forget to take really good care of yourselves. Bye bye.